लास्ट लेक्चर में हम ई टैब्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे, उसके कुछ ऐसे फीचर जो स्ट्रक्चरल डिज़ाइन ऑफ रीइंफोर्स्ड कंक्रीट एलिमेंट्स में यूज़फुल हो सकते हैं। वो फीचर मैं हाईलाइट कर रहा हूँ और साथ साथ बताता भी जा रहा हूँ उनका इस्तेमाल। सो दिस इज़ विद एन एजम्पशन कि आप वापस जाके कोई इसकी प्रैक्टिस खुद भी करेंगे, जो इसके अंदर मॉडलिंग फीचर्स हैं, यानी आप स्ट्रक्चर को कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, रियल ज्योमेट्री को कैसे इसमें अचीव कर सकते हैं, ये चीज़ों की प्रैक्टिस आपने खुद करनी है। और वो बड़ी इजी है। एक कोई स्ट्रक्चर, एग्जांपल स्ट्रक्चर ले लें, जैसे आपका CEP का स्ट्रक्चर है, और उसको कम्प्लीटली इसमें मॉडल करें, और उसके बाद वो सारे फीचर जो क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल डायनामिक एनालिसिस कैसे होगा, अब आजकल डिज़ाइन की बात कर रहे हैं वो कैसे होगा, वो सब चीज़ें आपके लिए अवेलेबल हो जाएंगी। ठीक है, सो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसकी बैक एंड पे बस आपको समझ होनी चाहिए कि प्रोग्राम असल में कर क्या रहा होता है जब आप कोई स्पेसिफिक फ़ीचर यूज़ कर रहे हैं। तो मैनुअली करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको अगर ये पता है कि ये क्या हो रहा है असल में, तो आप जस्टिफाइड हैं उससे हेल्प लेने में। सो अभी मैं स्टार्ट करूँगा आज की जो डिस्कशन है वो सेक्शन डिज़ाइनर से, कि ई टैब्स के अंदर एक ऐसा अलग से एक छोटा सा एनवायरनमेंट है, या छोटा प्रोग्राम कह लें आप उसको, सेक्शन डिज़ाइनर के नाम से। और इसकी बेसिक नाम से ही ज़ाहिर है कि ये क्रॉस सेक्शन एनालिसिस का प्रोग्राम है, यानी इसको यूज़ करके आप प्राइमरीली एक गिवन क्रॉस सेक्शन की PMM सरफेस बना सकते हैं, और इसी तरह एक गिवन क्रॉस सेक्शन की मोमेंट कर्वेचर कर्व बना सकते हैं। इन दोनों जो आउटपुट्स हैं, PM इंटरैक्शन कर्व भी और PMM सरफेस भी, इनके इस्तेमाल आपको पता है। ठीक है, यानी एम्फी कर्व या मोमेंट कर्वेचर कर्व ये है कि अगर यही क्रॉस सेक्शन बीम के तौर पे इस्तेमाल किया जाएगा तो किस बेंडिंग मोमेंट पर कितना कर्वेचर इस बीम में आएगा, इस क्रॉस सेक्शन में आएगा। तो आप ये देख सकते हैं कि किस बेंडिंग मोमेंट पे ये बीम फेल हो जाएगी, किस बेंडिंग मोमेंट पे क्रैक हो जाएगी, किस बेंडिंग मोमेंट पे ये अल्टीमेट स्टेज को पहुंच जाएगी। ठीक है, और किस बेंडिंग मोमेंट के बाद ये फर्दर बेंडिंग मोमेंट रेजिस्ट करना छोड़ देगी। ठीक है, वो यानी आपके पास बीम की पूरी लाइफ आपके सामने एक फिगर में आ जाएगी। PMM सरफेस जो दूसरी आउटपुट है इसकी, उसका इस्तेमाल भी आपको पता है कि अगर ये क्रॉस सेक्शन कॉलम के तौर पे इस्तेमाल हो तो अप्लाइड लोडिंग के वो क्या कॉम्बिनेशंस हैं जो इस कॉलम को फेल करवाएंगे। तो ये दोनों असल में आउटपुट्स असल में कैपेसिटी हैं, क्योंकि देखें आपको कोई अप्लाइड लोडिंग नहीं लगानी होती, आप क्रॉस सेक्शन ड्रॉ करें, उसमें रीइंफोर्समेंट ड्रॉ करें, प्रोग्राम या सेक्शन डिज़ाइनर आपको ये दोनों चीज़ें आउटपुट के तौर पे दे देगा। तो विच मीन्स ये कैपेसिटी हैं, यानी आपकी गिवन मटेरियल, गिवन क्रॉस सेक्शनल साइज, गिवन अमाउंट ऑफ स्टील के अगेंस्ट प्रोग्राम या आपको कैपेसिटी की फिगर दे देगा। अब आप इस कैपेसिटी को जब अप्लाइड लोडिंग से कंपेयर करेंगे तो ये डिज़ाइन हो जाएगा। ठीक है, सो अभी अप्लाइड लोडिंग वाला अभी जो है वो उसमें ना भी हो, यानी आपके सामने अप्लाइड लोडिंग के डिज़ाइन एक्शंस ना भी हों, तो पहले ही आप देख के बता सकते हैं कि किन वैल्यूज़ पे आपका बीम या कॉलम कैसा बिहेव करेगा। ठीक है, सो ये ऑप्शन सेक्शन डिज़ाइनर की जो है ये डिफाइन फ्रेम सेक्शंस में है। सो मैं एक एग्जांपल स्ट्रक्चर ओपन कर लेता हूँ और फिर बाकी सारे फीचर्स लाइव हो जाएंगे। सो एक एग्जांपल स्ट्रक्चर ओपन करता हूँ। सो ये वही 3 बेड अपार्टमेंट बिल्डिंग है जो मैंने आपको कल भी दिखाई थी। सो अब ये सारे फीचर्स अवेलेबल हो गए हैं। सो ये जो ऑप्शन सेक्शन डिज़ाइनर की है ये है डिफाइन में, सेक्शन प्रॉपर्टीज़ में, फ्रेम सेक्शंस में। यहाँ पर आप प्राइमरीली फ्रेम सेक्शंस यानी बीम्स और कॉलम के क्रॉस सेक्शन साइजेस और अमाउंट ऑफ स्टील वगैरह जो है वो डिफ़ाइन करते हैं। सो इसके अंदर जितने टाइप्स की बीम और जितने टाइप के कॉलम हैं वो यहाँ देखें डिफ़ाइन हुए हुए हैं, उनके नाम उसी तरह रखे गए हैं कि वो समझ आ जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल C12/24 यानी ये 12 विड्थ है, 24 डेप्थ है और ये कॉलम है। सो आप किसी भी एक क्रॉस सेक्शन को कन्वर्ट टू सेक्शन डिज़ाइनर SD सेक्शन या कॉपी टू SD सेक्शन कर सकते हैं, यानी पहले डिफ़ाइन करा लें अपने नॉर्मल प्रोसीजर से और बाद में उसको सेक्शन डिज़ाइनर में ले जाके उसका क्रॉस सेक्शन एनालिसिस कर लें। और दूसरा आप ये भी कर सकते हैं कि आप नई प्रॉपर्टी ऐड करें, ऐड न्यू प्रॉपर्टी,
और इसमें फिर फर्दर आपके पास अगर कंक्रीट रेक्टेंगुलर सेलेक्ट करते हैं या कोई भी सेक्शन शेप सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पर आपके पास ये सेक्शन डिज़ाइनर की फीचर है। इस पर जब क्लिक करेंगे तो आपके पास ये एक फॉर्म आ जाएगा जिसमें अब आपने डायमेंशंस नहीं देनी जैसा कि आमतौर पे होता है कि क्रॉस सेक्शन की डायमेंशन देते हैं, बल्कि यहाँ पर आप ऑप्शन है सेक्शन डिज़ाइनर का, यानी आप बजाय कि आप डायमेंशन डिफाइन करने के आप यहाँ ड्रॉ करेंगे क्रॉस सेक्शन जो भी उसकी एक्चुअल शेप है। सो एक तो इस्तेमाल इसका ये है कि मैं अपने क्रॉस सेक्शन की एमफी कर्व और पीएमएम सरफेस देख सकता हूँ, प्लॉट कर सकता हूँ, डेटा कॉपी कर सकता हूँ। दूसरा ये भी इसकी एप्लीकेशन है कि हर वो क्रॉस सेक्शन शेप जिसका टेम्पलेट अवेलेबल नहीं है ई टैब्स में, वो फिर आपको यहाँ पे बनानी पड़ेगी। जैसे ट्रायंगुलर कई दफ़ा होते हैं क्रॉस सेक्शन, या ट्रेपिजॉइडल होते हैं, ठीक है, सो या इर्रेगुलर शेप होता है, उसमें फिर आपको लाजमन सेक्शन डिज़ाइनर में ही जाना पड़ेगा। वहाँ पे आपको जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो मुझे एक नया कैनवस मिल जाएगा, कैनवस ये वाला, जहाँ पर मैं अब अपना क्रॉस सेक्शन शेप ड्रॉ कर सकता हूँ। ठीक है, ये कैनवस उस कैनवस से डिफरेंट है जहाँ पे आप एक्चुअल स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे हैं, ये अलग से है। ये एक यूँ समझ लें कि छोटा सा प्रोग्राम है जो बिल्ट इन है ई टैब्स के अंदर। एक्चुअली पहले ये अलग प्रोग्राम ही था, सेक्शन बिल्डर के नाम से, एक स्टैंड अलोन अलग से सॉफ्टवेयर था, और लेटर ऑन ये ई टैब्स के अंदर इंक्लूड हो गया सेक्शन डिज़ाइनर के नाम से। सो अब इसमें अलग से ये देखें ड्राइंग टूल्स हैं, टॉप पर भी होंगे यहाँ ड्रॉ के मेन्यू में, और ये राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड पे ये मेन्यू भी है। सो इसमें फॉर एग्जांपल मैं कंक्रीट शेप में जाता हूँ और लेट से ये रेक्टेंगल शेप में सेलेक्ट कर लेता हूँ ऐसे। अब इसको राइट क्लिक करके ये एरो ये वाला सेलेक्ट करके राइट क्लिक करूँगा जब मैं, तो ये फॉर्म आ जाएगा जिसमें मैं इसकी डायमेंशन चेंज कर सकता हूँ। लेट से 12x24 कर देता हूँ इंचज़ में। मेरे जो ग्लोबल यूनिट्स चल रहे हैं वही यूनिट्स इसके चलेंगे जो सेक्शन डिज़ाइनर है इसके। और इस रेक्टेंगल को मैंने एक बेस मटेरियल भी असाइन करना है, जो कि यहाँ लिस्ट में मैं जो अवेलेबल मटेरियल डिफ़ाइन किए हुए हैं वो आ जाएंगे। ये मटेरियल वो हैं जो मैंने यहाँ डिफ़ाइन मटेरियल्स में डिफ़ाइन किए होंगे। सो अब जब मैं इसे ओके करूँगा तो ये अब चेंज हो जाएगा। आई थिंक मैंने ऑपोजिट कर दिया, हाइट 24 मैं रखना चाह रहा था और विड्थ 12 लेट से। और अभी रीइंफोर्समेंट इसमें नो हुई हुई है, ठीक है। अगर आप इसको यस करेंगे तो फिर नीचे बार्स की भी डिटेल देनी पड़ेगी कि कितनी बार्स हैं। अगर इसको यहाँ पे नो कर दें तो आप बार्स आई थिंक अलग से भी इसमें ड्रॉ भी कर सकते हैं। अब ये है इसमें आई थिंक ड्रॉ में रीबार शेप में जाएंगे तो आपके पास देखिए सिंगल बार भी है, क्लिक से एक बार ऐड हो जाएगी, बार की लाइन है, और रेक्टेंगल बार भी है, यानी एक रेक्टेंगुलर शेप में बार्स का पूरा केज आप दे देंगे। सर्कुलर बार भी है। रेक्टेंगल में करके मैं राइट क्लिक करता हूँ तो ये देखें इसने एक रेक्टेंगुलर बार्स की लेआउट ड्रॉ कर दी है, लेकिन अभी ये मैच नहीं कर रही मेरे जो है अपना जो मेरा कंक्रीट का सेक्शन है उसके साथ। तो मैं इस पर उसी तरह एरो सेलेक्ट करके राइट क्लिक करूँगा, सेलेक्ट करके राइट क्लिक करूँगा और इसकी फिर अब डायमेंशंस और ये चीज़ें चेंज कर दूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैक्सिमम बार स्पेसिंग मुझे करनी चाहिए, नंबर ऑफ़ बार्स, बार साइज़, ठीक है, ये तीन चीज़ें मैं चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। मैक्सिमम बार स्पेसिंग मैं कर देता हूँ लेट से 3 इंच, और नंबर ऑफ़ बार्स जो हैं वो मैं कर देता हूँ 3 ही। ये स्पेसिंग ये आपस में कन्वर्टेबल है खुद ही, ठीक है। और इसको मैं अप्लाई टू ऑल एजेस भी कर सकता हूँ। अगर मुझे इसको स्पेसिफिक डायमेंशन में ड्रॉ करना है तो आई थिंक रेक्टेंगल बार सेलेक्ट करके मैं इसको आई थिंक ड्रैग नहीं कर सकता। बार साइज़ अगर मैं इसका लेट से 4 कर देता हूँ, अच्छा वो तो बार साइज़ हो जाएगा। अच्छा इसका मतलब है एक एक साइड को मैं सेलेक्ट करके मॉडिफाई कर सकता हूँ, ठीक है। सो अभी मैंने देखें बार साइज़ इसका नंबर 4 किया है तो वो खुद ही वो हो गया, ठीक है, वो वाला 4 हो गया, बाकी वो हैं। सो इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ और डिलीट करता हूँ। अगर आई थिंक आप टॉप से किसी चीज़ को सेलेक्ट करते हैं ई टैब्स में तो आपको सारा एलिमेंट सेलेक्ट करना पड़ता है, और बॉटम से आई थिंक करते हैं तो बस उसका जितना पार्ट भी उस सिलेक्शन में आ जाएगा वो सब चीज़ें सेलेक्ट हो जाएंगी।
एक मिनट मैं ट्राई करता हूँ ये चीज़ इधर भी। यहाँ पर क्लियर सिलेक्शन की ऑप्शन है, अगर कोई चीज़ सेलेक्टेड है तो कहीं पे भी बाहर क्लिक करने से वो अनसेलेक्ट नहीं होगी, उसको यहाँ पे क्लियर सेलेक्ट करना पड़ेगा। बिल्कुल वो फीचर यहाँ भी काम कर रहा है कि जब मैं बॉटम से सेलेक्ट करता हूँ तो अगर थोड़ा सा हिस्सा भी किसी चीज़ का आ जाता है उस मेरे स्क्वायर के अंदर या रेक्टेंगल में, सब चीज़ सेलेक्ट हो जाती है। इसको मैं डिलीट कर सकता हूँ। सो बहरहाल आप इसके सारे फीचर खुद एक्सप्लोर करें। इसमें लाइन की ऑप्शन भी है, यानी ये एक लाइन अगर मैं होगा तो उस सूरत में मैं एक लाइन यूँ ड्रॉ करूँगा, उसके अलॉन्ग ये बार्स लग जाएंगी। 2 पॉइंट्स पे क्लिक करूँगा, उसके अलॉन्ग बार्स लग जाएंगी। फिर बाद में उसको राइट क्लिक करके उसकी चीज़ें चेंज की जा सकती हैं। ठीक है, अब इसमें स्टार्टिंग पॉइंट, एंडिंग पॉइंट लाइन का, और कौन सी बार कितनी यूज़ हों। ठीक है, सो लेंथ के हिसाब से स्पेसिंग खुद ही आ जाएगी अगर आप नंबर ऑफ़ बार्स दे दें, और अगर स्पेसिंग खुद देते हैं तो नंबर ऑफ़ बार चेंज हो जाएगा। ये आपस में कन्वर्टेबल हैं दोनों। इंडिविजुअल बार भी ऐड की जा सकती है यहाँ पे, यानी एक सिंगल बार कहीं पे भी क्लिक करें वहाँ देखें एक बार लग जाएगी। तो विच मीन्स के, और इसी तरह ड्रॉ में कंक्रीट में कई तरह की शेप्स अवेलेबल हैं। ठीक है, और आप कई शेप्स को जोड़ के एक शेप भी बना सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक सर्कल मैं यहाँ ऐड कर सकता हूँ। अब लेट्स से कि मेरा इस तरह का, और आम तौर पे फॉर एग्जांपल ब्रिज के पियर्स होते हैं जो इस तरह की मर्ज शेप्स होती हैं। ठीक है, जैसे 2 सर्कल मर्ज हुए हुए हैं, या एक रेक्टेंगल और एक सर्कल मर्ज हुआ हुआ है। तो इस तरह की जितनी भी शेप्स हैं वो आप इस तरह बना सकते हैं इसमें, यानी ये प्रोग्राम इसको खुद ही एक शेप, एक क्रॉस सेक्शन मान लेगा जब आप इसको इस तरह से ड्रॉ करेंगे। सो कई शेप्स को जोड़कर एक शेप बनाई जा सकती है। फिर इसी तरह स्टील का सेक्शन अंदर एम्बेड किया जा सकता है, यानी कंपोजिट सेक्शन भी बनाया जा सकता है। सो ये भी इसका एक इस्तेमाल है कि कंपोजिट क्रॉस सेक्शन का एनालिसिस। वैसे तो कंपोजिट के लिए टेम्पलेट अगर अवेलेबल नहीं है तो आपको लाजमन इस ऑप्शन पे जाना पड़ेगा। सो जो भी क्रॉस सेक्शन है वो आपने ड्रॉ करना है। अभी मैं इसमें से ये जो एक्स्ट्रा बार्स बाहर मैंने ऐसी बना दी हैं, इनको मैं डिलीट करता हूँ, बल्कि मुझे टॉप से सेलेक्ट करना चाहिए ताकि सिर्फ ये चीज़ें सेलेक्ट हों। इसमें मैं कुछ सिंगल बार्स ऐड कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक कर देता हूँ, एक यहाँ पे, यहाँ पर और यहाँ पर। ऑब्वियसली ये ज़ाहिर है कि आपके क्रॉस सेक्शन के ऊपर डिपेंड करेगा। असल में सिंगल बार के केस में आप बार पे क्लिक करते हैं तो उसके कोऑर्डिनेट या उसका एक सेंटर, वाई सेंटर कहाँ पर हो, और वो बेसिकली क्रॉस सेक्शन के ओरिजिन से बता रहे हैं। तो आप ये चेंज कर दें यहाँ पे तो ये खुद ही लोकेशन इसकी चेंज हो जाएगी। तो विच मीन्स कि आप बिल्कुल एग्जैक्ट प्रिसाइजली क्रॉस सेक्शन अपना बना सकते हैं। ठीक है, जो भी क्लियर कवर है, जो भी सब कुछ है। ये करने के बाद अब 3 प्राइमरी आउटपुट्स हैं आपके सेक्शन डिज़ाइनर की। पहली है ये सेक्शन प्रॉपर्टीज़, दूसरी है ये इंटरेक्शन सरफेस, और तीसरी मोमेंट कर्वेचर। ठीक है, ये 3 चीज़ें आपको बस ड्रॉ करने के बाद रेडीली अवेलेबल होंगी विदाउट परफॉर्मिंग एनी एनालिसिस। सो पहली चीज़ है सेक्शन प्रॉपर्टीज़। इस पर क्लिक करते हैं तो एक टेबल ओपन हो जाएगा जिसमें डिटेल्ड सेक्शन प्रॉपर्टीज़ इस क्रॉस सेक्शन की कैलकुलेट हुई हुई हैं डिपेंडिंग अपॉन इसका एरिया वगैरह, इसके डायमेंशंस के विद रिस्पेक्ट। सो अब ये देखें, रेडियस ऑफ जायरेशन है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, सेक्शन मॉडुलस है, जो प्रॉपर्टी भी आप क्रॉस सेक्शन की सोच सकते हैं वो इसने लिस्ट डाउन की हुई है। इसी तरह सेकंड इसके आउटपुट में जाएंगे इंटरेक्शन सरफेस। इस पर क्लिक करेंगे तो ये एक नया फॉर्म ओपन हो गया। इसके अंदर देखें आपके पास ये डेटा पॉइंट्स हैं P, M2 और M3। ठीक है, इनको प्लॉट करें तो ये सरफेस प्लॉट हो जाती है। इस पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन की सरफेस है। अब इसमें ऑप्शंस देखें, शो डिज़ाइन कोड डेटा, इसमें इंक्लूड फ़ी, अभी फ़ी इंक्लूड हुआ है। ठीक है, स्ट्रेंथ रिडक्शन फैक्टर P के ऊपर लगा हुआ है, M पर लगा हुआ है। एक्सक्लूड करेंगे तो देखें ये फिगर चेंज हो गई है।
एक्सक्लूड फी एंड इंक्रीज एफ वाई, ये भी एक फीचर है कोड में। ये कुछ खास पर्पस के लिए यूज़ होता है कि आप स्ट्रेंथ रिडक्शन फैक्टर यूज़ नहीं करते, यानी आप कई दफ़ा ये चाह रहे होते हैं कि जो मैक्सिमम पॉसिबल मोमेंट है मेरा क्रॉस सेक्शन जो रेजिस्ट कर सकता है वो मैं देखना चाह रहा हूँ। तो उस सूरत में पहला काम तो ये करते हैं कि स्ट्रेंथ रिडक्शन फैक्टर हटाते हैं, ठीक है, मैक्सिमम पॉसिबल मोमेंट देखना है। और फिर दूसरा काम ये करते हैं कि जो एफ वाई आपने लिया हुआ है उसको बढ़ा देते हैं, बिकॉज असल यील्ड जो होता है आपके स्टील का वो इस एफ वाई से हमेशा ज़्यादा होता है। तो कोड रिकमेंड करता है 1.25 एफ वाई, अमेरिकन कोड। इसी तरह बाकी कोड कुछ और फैक्टर प्रपोज करते हैं। ओवर स्ट्रेंथ फैक्टर उसे कहते हैं, मटेरियल ओवर स्ट्रेंथ। वो अप्लाई करके दोबारा से पीएमएम सरफेस जब प्लॉट की जाती है तो अब ये जो मोमेंट्स अब इसमें नज़र आ रहे हैं फेलियर मोमेंट्स, ये मैक्सिमम पॉसिबल मोमेंट्स हैं, कई दफ़ा इनको प्रॉबेबल मोमेंट्स भी बोलते हैं। सो आमतौर पे इंक्लूड फ़ी वाली ऑप्शन यूज़ होगी। ज़ाहिर है जब कोड को कंप्लाई करेंगे तो कोड के फ़ी फैक्टर लगाएंगे, इस कंडीशन में जो पीएमएम सरफेस है वो देखेंगे। ये अब सफ़ियर है या सरफेस है, इसको हम रोटेट भी कर सकते हैं। प्लान में रोटेट करें तो इस तरह रोटेट हो जाएगा डिफरेंट एंगल्स पर। एलिवेशन में रोटेट करें वर्टिकल के अबाउट तो वो इस तरह वर्टिकल में रोटेट हो जाएगा, ठीक है। ये प्लान में रोटेशन है। सो PM2 और M3 इसके डिफरेंट स्टैंडर्ड व्यूज़ भी हैं। MM का मतलब है आप टॉप से देख रहे हैं इसको। PM3, ठीक है, यानी M2 एक्सिस की तरफ से देख रहे हैं। PM2 का मतलब है M3 की तरफ से देख रहे हैं। और 3D का मतलब है आप पूरा इसका स्फीयर देख रहे हैं। इसमें शो फाइबर मॉडल डेटा, इसमें दो ऑप्शंस हैं बेसिकली। एक तो है जो इसके बिल्ट इन इसके अंदर जो प्रोग्राम है वो फाइबर मॉडलिंग के प्रिंसिपल पे चलता है, यानी वो ये करता है कि क्रॉस सेक्शन को छोटे छोटे डिस्क्रीट टुकड़ों में डिवाइड करता है और हर टुकड़े को या हर फाइबर को एक स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व या एक मटेरियल प्रॉपर्टी असाइन कर देता है। सो आप चाहें तो डिज़ाइन कोड डेटा देख सकते हैं या फाइबर मॉडल डेटा देख सकते हैं। डिज़ाइन कोड डेटा में ये ज़ाहिर है फ़ी वाली डिस्कशन होगी सारी। इसी तरह अब यहाँ पर जो है वो एक ख़ास कर्व नज़र आ रही है, करंट इंटरेक्शन कर्व, और ये वो है जो अभी यहाँ पर इस पिंक कलर से हाईलाइट हुई है। तो यूँ समझ लें कि ये एक स्लाइस है जो काट के आप उसको साइड से देख रहे हैं, ठीक है। सो अगर आप इसको स्लाइस को आई थिंक चेंज भी कर सकते हैं। अच्छा, इसी के ऊपर आप वो फाइबर मॉडलिंग वाली भी सुपर इम्पोज कर सकते हैं, बट इसको छोड़ दें फ़िलहाल। इसमें आप इस एरो को टॉगल करके अभी देखें कर्व नंबर 1 0 डिग्री ये लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि इसके जो स्लाइस अभी काटा गया है वो ये वाला स्लाइस है जिसमें इस तरह से कर्व नज़र आ रही है। PM3 कर्व असल में आपको नज़र आ रही है अभी यहाँ पे। इसको मैं रोटेट करता हूँ ज़्यादा क्लियर विजुलाइजेशन के लिए। थ्री डी व्यू में चले ये इस तरह। अगर मैं इसको नेक्स्ट करता हूँ तो ये देखें कर्व नंबर 2 आ गया है और ये कर्व चेंज हो गई है। कर्व 3 इसी तरह। अब ये देखें ये जो पिंक लाइन है ये भी इस पूरे स्फीयर पे घूम रही है, यानी आप डिफरेंट स्लाइसेस उसमें से काट रहे हैं और हर स्लाइस की लाइन यहाँ पे नज़र आ रही है। रियल टाइम में वो चेंज हो जाती है। सो कर्व नंबर 7 90 डिग्री पे है, ठीक है, फिर 105 पर है, इसी तरह 120 डिग्री। ये पूरा 360 डिग्री ये स्लाइस घूम सकता है। आई थिंक यस 15 डिग्रीज के बाद ये स्लाइस काट सकते हैं आप। ये नंबर आई थिंक प्रेफरेंसेस में चेंज भी किया जा सकता है कि कितने डिग्री के बाद आपने स्लाइस लेना है। सो यूँ आप देखें अब इसमें अप्लाइड लोडिंग का फ़िलहाल कोई रोल नहीं है। होना ये चाहिए कि अप्लाइड लोडिंग को इस स्फीयर में रख के देखना चाहिए कि वो अंदर है या बाहर है। ये काम जब आप डिज़ाइन रन करेंगे तो प्रोग्राम करेगा, ठीक है, क्योंकि डिज़ाइन तब रन हो सकता है जब पहले एनालिसिस हो जाए और एनालिसिस के नतीजे में अप्लाइड एक्शंस आपके पास आ जाएं। इसी तरह आप तीसरी आउटपुट देख लें, मोमेंट कर्वेचर कर्व, ठीक है, यानी PMM सरफेस ये थी कि अगर ये एज अ कॉलम इस्तेमाल हो तो इसकी सरफेस क्या बनेगी। MP कर्व या मोमेंट कर्वेचर कर्व ये है
कि अगर यही क्रॉस सेक्शन एज अ बीम इस्तेमाल हो तो उसकी मोमेंट वर्सेस कर्वेचर कर्व क्या बनेगी। तो आप देखें कि ये कर्व ये बता रही है कि ये 170 किप फिट मोमेंट पर ये बीम शील्ड हो जाएगी। ज़ाहिर है ये इसके अंदर अमाउंट ऑफ स्टील और इसके मटेरियल प्रॉपर्टीज़ पे डिपेंड करेगी। जब मैंने री बार बाय द वे इसमें डिफ़ाइन की है, अगर एक मैं री बार को राइट क्लिक करूं तो री बार को भी मैंने मटेरियल दिया है। तो प्रोग्राम के पास कंक्रीट का भी एफसी प्राइम है, सब कुछ है, कंक्रीट का एक्चुअल स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व भी है जो कि उसने मटेरियल प्रॉपर्टीज से ले लिया है। इसी तरह स्टील का भी मटेरियल री बार के पास है, ठीक है, री बार के अंदर इंक्लूड हुआ हुआ है। तो प्रोग्राम के पास री बार मटेरियल भी है और कंक्रीट मटेरियल भी है, डायमेंशंस भी हैं और री बार्स की लोकेशंस भी हैं। इन सब चीज़ों को यूज़ करके प्रोग्राम ने ये एम्फी कर्व बना लिया है। सो अब इससे हमें ये इंफॉर्मेशन मिल रही है कि 170 किप फिट पे मेरी ये बीम शील्ड हो जाएगी, लेकिन उसके बाद फिर भी मज़ीद बेंडिंग मोमेंट लेती रहेगी 225 के करीब या 230 के करीब जाके ये बिल्कुल अल्टीमेटली फेल हो जाएगी और आलमोस्ट ज़ीरो स्ट्रेंथ पे आ जाएगी, यानी कैटास्ट्रॉफिकली फेल हो जाएगी। सो जो भी मैंने मटेरियल प्रॉपर्टीज़ और डायमेंशंस और री बार की अमाउंट वगैरह दिया हुआ है उससे बीम का ये बिहेवियर प्रोग्राम ने मुझे कैलकुलेट करके दे दिया। अब ये सिंपल कैपेसिटी की फिगर है, अगर ये बीम के तौर पे यूज़ होता क्रॉस सेक्शन, जब तक इसके ऊपर डिमांड नहीं मैं ओवरले करूँगा पूरी तस्वीर हमारे सामने नहीं आएगी। इमेजिन करें कि अप्लाइड लोडिंग ने जो बेंडिंग मोमेंट प्रोड्यूस करना है वो 100 किप फिट है, तो फिर तो ये बीम सेफ है, ठीक है। लेकिन अगर अप्लाइड लोडिंग ऐसी है कि जिसने 200 किप फिट प्रोड्यूस करना है तो ये बीम यील्ड हो चुकी होगी इस लोडिंग पे। तो जब इसको डिमांड के साथ रख के कंपेयर करेंगे फिर असल परफॉर्मेंस बीम की हमारे सामने आएगी। फिर ये जो पीएम इंटरेक्शन, ये जो एम्फी कर्व प्लॉट किया गया है, ये बाय डिफ़ॉल्ट इस इजम्पशन के साथ किया गया कि इस क्रॉस सेक्शन पर कोई अप्लाइड एक्सियल लोड नहीं है, यानी ये बीम है, ठीक है। अगर कोई एक्सियल लोड मैं लगा दूंगा यहाँ पे, लेट से 10 किप लगा देता हूँ, तो अब जाहिर है कि ये चेंज हो जाएगी ये एम्फी कर्व, ठीक है। इसको मैं जब करके नीचे कहीं क्लिक करता हूँ तो ये कर्व मॉडिफाई हो गई है, ठीक है, नीचे आ गई है थोड़ी सी, यानी अब कम मोमेंट के ऊपर ये यील्ड करेगी या अल्टीमेट फेलियर शो करेगी। 100 किप कर दूं तो मज़ीद ये चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब ये नंबर मज़ीद कम हो गया, इवन 150 के बाद ये अल्टीमेट फेल हो रहा है, ठीक है। सो बाय डिफ़ॉल्ट जो ये प्रोग्राम प्लॉट करता है वो 0 डिग्री के साथ करता है, 0 किप अप्लाइड लोडिंग के साथ करता है। बट आप सिर्फ तजर्बे के लिए डिफरेंट पी की वैल्यू डाल के देख सकते हैं कि आपकी बीम का यील्ड मोमेंट कम हो रहा है, ठीक है। नहीं, पी एक्सियल फोर्स है आपके क्रॉस सेक्शन के ऊपर। बीम के केस में ये नेग्लिजिबल होती है, बट अगर आप चाहें तो कोई एक्सियल लोड डाल के देख सकते हैं कि बीम की कैपेसिटी पे क्या फ़र्क आएगा, ठीक है। सो इससे हमें ये पता चल रहा है कि वैसे अगर इसको बीम के तौर पे यूज़ करें और बाद में ये यूँ समझ लें कि एक्सियल लोड आ जाए इस पर, तो इसकी मोमेंट कैपेसिटी वो नहीं रहेगी जो आपने कैलकुलेट की हुई है 0 लोडिंग एज्यूम करके। असल में देखें कॉलम के केस में तो आपके पास ऑलरेडी वो पीएम इंटरेक्शन कर्व है ना, वो ऑलरेडी आपको ये बता रही है कि इस पी के ऊपर इस मोमेंट पे फेल होगा और इस पी पर इस मोमेंट पे फेल होगा, ठीक है। सो वो चीज़ आप अगर देखना चाहें, कंफर्म करना चाहें तो यहाँ से भी कर सकते हैं कि आप देखें कि पी की वैल्यू बढ़ाने से एम की वैल्यू चेंज हो रही है, कम हो रही है, यानी वो मोमेंट जिस पे फेल हो रहा है वो कम हो रहा है। असल में फेलियर क्राइटेरिया इसमें पहले से डिफाइन हुआ हुआ है, ठीक है, यानी किस चीज़ को फेलियर मानना है। जब ये कर्व प्लॉट कर रहा होता है, पीएमएम सरफेस प्लॉट कर रहा होता है, तो उस सूरत में एक्सट्रीम कंक्रीट की जो स्ट्रेन है उसकी एक ख़ास वैल्यू को फेलियर डिक्लेयर कर रहा होता है। मैं चेक कर लेता हूँ कि क्या वो यहाँ पर शो भी कर रहा है या नहीं कर रहा, फिर उसके बाद मैं दोबारा से इस एंगल पे आऊँगा। या चलें पहले ये बता देता हूँ, एंगल का ये मतलब है कि 0 का ये मतलब है कि अभी जो न्यूट्रल एक्सिस है वो क्रॉस सेक्शन के बिल्कुल हॉरिजॉन्टल जो है वो न्यूट्रल एक्सिस है। यानी अगर मैं इस क्रॉस सेक्शन को पीछे दिखाऊं तो ये जो एक्स एक्सिस है ना, ग्लोबल एक्स एक्सिस यहाँ पे क्रॉस सेक्शन का, और ये 3 जो है
ये एक ही उसमें है, एक ही लाइन में। अगर मैं इसको 90 डिग्री कर दूंगा, ठीक है, यानी अब 0 डिग्री के कॉरिस्पॉन्डिंग अगर आप देखें तो टॉप पे कंप्रेशन होगी, बॉटम पे टेंशन होगी। अगर मैं यही एंगल 90 डिग्री कर दूं तो मेरा ये न्यूट्रल एक्सिस बन जाएगा, ये जो वाई एक्सिस है। उस सूरत में मैं कहूंगा कि लेट से ये मेरा टॉप बन जाएगा, ये पूरा लेफ्ट हिस्सा, और राइट हिस्सा मेरा बॉटम बन जाएगा, ठीक है। और इसी तरह अगर मैं ये 45 डिग्री कर दूं तो इसका मतलब है मैंने डायगोनल डायरेक्शन में न्यूट्रल एक्सिस एज्यूम किया हुआ है, और एक हाफ डायगोनल कंप्रेशन में, हाफ डायगोनल टेंशन में, राइट। आप ना सिर्फ ये कि डिफरेंट एक्सियल लोड पे एम्फी कर्व बना सकते हैं, बल्कि न्यूट्रल एक्सिस के एंगल को भी तब्दील करके देख सकते हैं कि अगर लोडिंग जो है वो बिल्कुल ऐसी ना हो कि वो इसी डायरेक्शन में बेंडिंग प्रोड्यूस करे। अगर किसी डायगोनल डायरेक्शन में लोडिंग आ रही है या 90 डिग्री पे लोडिंग आ रही है तो उस डायरेक्शन में एम्फी कर्व क्या होगी। अगर मैं लेट से इधर 90 डिग्री कर देता हूँ और मेरा रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन है, तो विच मीन्स के दोनों एक्सिस में डिफरेंट कैपेसिटी है। तो अगर मैं बाहर कहीं क्लिक करता हूँ तो देखिए अब ये सिर्फ 90 पे फेल हो गया, ठीक है। 90 पे इसलिए हुआ कि मेरा 90 डिग्री के ऊपर जो जो एक्सिस है वो वीक एक्सिस है, यानी देखें ना जो डेप्थ है वो ये लॉन्गर डेप्थ तभी बनेगी जब मैं हॉरिजॉन्टल जो है वो न्यूट्रल एक्सिस लूँगा। अगर मैं वर्टिकल न्यूट्रल एक्सिस ले रहा हूँ तो मेरी डेप्थ कम है, विड्थ ज़्यादा है, तो बीम मेरी वीक है 90 डिग्री पे, लेकिन 0 डिग्री पे मेरी बीम स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। वो एविडेंट भी है यहाँ पे 90 डिग्री पे आपकी बीम 90 के फिट पे फेल हो गई, जो कि वैसे 270 पे या समथिंग उस पे फेल हो रही थी, ठीक है। यूँ आप इसके बीम का एनालिसिस भी कर सकते हैं, या अगर जैसे इन्होंने सजेस्ट किया कि डिफरेंट पी के ऊपर आपने एम्फी कर्व प्लॉट करके देखनी है, तो आप देख सकते हैं कि अगर ये क्रॉस सेक्शन एज अ कॉलम यूज़ हो तो डिफरेंट पी के ऊपर इसकी पूरा बिहेवियर मोमेंट का क्या होगा, क्योंकि पीएम इंटरैक्शन तो आपको एक पॉइंट दे रहा है ना सिर्फ, जो कि एक फेलियर का पॉइंट है, लेकिन ये कर्व आपको पूरा बिहेवियर दे रहा है, जहाँ से फेलियर स्टार्ट हुआ लाइक 70 से एक तरह का फेलियर होना शुरू हो गया अप टिल ये वाला जो लास्ट पॉइंट है, जो लास्ट यूजेबल पॉइंट जिसको कहा जा सकता है। इसका टेबल अगर शो करेंगे तो ये वैल्यूज़ आप खुद भी ले जा सकते हैं, एक्सेल में खुद भी प्लॉट कर सकते हैं। इसमें आप शेयर रीइंफोर्समेंट नहीं डाल सकते, ठीक है, यानी शेयर रीइंफोर्समेंट एक्सप्लिसिटली मॉडल नहीं कर सकते, लेकिन इम्प्लिसिटली शेयर रीइंफोर्समेंट का इफेक्ट मॉडल कर सकते हैं इस तरह कि आप जो कंक्रीट को स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व देंगे ना, यानी कंक्रीट को जो मटेरियल अभी मिला हुआ है, अगर मैं राइट क्लिक करूं कंक्रीट पे तो 4000 psi नाम का मटेरियल इसको मिला हुआ है। अगर मैं इसको ओके करता हूं, ठीक है, या चलें इसको मैं SD के नाम से सेव कर लेता हूं इस सेक्शन को, दोबारा इसी पे आऊँगा, डिफाइन में जाऊँगा, मटेरियल्स में जाऊँगा और उसी 4000 psi में जाऊँगा। यहाँ पर देखें नॉन लीनियर मटेरियल डेटा में ना एक स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व पहले से डिफ़ॉल्ट में डली हुई है, ठीक है। जब मैं 4000 psi नाम का मटेरियल दे रहा हूँ अपने सेक्शन डिज़ाइनर में कंक्रीट को, तो ये स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व कंक्रीट की उसको मिल गई है, ठीक है। इसी तरह स्टील का भी यही मामला है कि जो स्टील मटेरियल मैंने दिया है, ठीक है, यहाँ पर स्टील ये ग्रेड 60 का स्टील मैंने अपनी रीबार को असाइन किया है, इसकी भी बाय डिफ़ॉल्ट एक स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व डली हुई है इसमें, ठीक है, जो कि ऑटोमेटिकली असाइन हो जाएगी जब आप सेक्शन डिज़ाइनर में वो देंगे नंबर। इम्प्लिसिटली आप शेयर रीइंफोर्समेंट का इफेक्ट यूँ काउंट कर सकते हैं कि जो कंक्रीट को स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व दें वो कन्फाइंड वाली कर्व दें, यानी शेयर रीइंफोर्समेंट का अंदर कोर कंक्रीट पे कन्फाइनिंग इफेक्ट है, तो शेयर रीइंफोर्समेंट की मौजूदगी असल में आपकी जो कोर कंक्रीट है उसके स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व को इम्प्रूव कर देती है। वो इम्प्रूव्ड स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व आप दे दें या मॉडिफाइड कर्व दे दें कंक्रीट को, तो इम्प्लिसिटली आप शेयर रीइंफोर्समेंट का इफेक्ट इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, बट एक्सप्लिसिटली शेयर रीइंफोर्समेंट नहीं दे सकते। हर टाइप की बीम की शेयर रीइंफोर्समेंट डिफरेंट होगी,
उस सूरत में आप अगर वो अकाउंट करना चाहते हैं इस इफेक्ट को, तो आपको एक ही क्रॉस सेक्शन साइज के कई सेक्शन डिफाइन करने पड़ेंगे विद डिफरेंट मटेरियल प्रॉपर्टी। ठीक है, सो अगर आप नॉन लीनियर एनालिसिस कर रहे हैं या इस तरह की चीज़ कर रहे हैं, तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि क्रॉस सेक्शन साइज जब चेंज होगा तो आप एक नया क्रॉस सेक्शन डिफाइन करेंगे, बल्कि अगर उसके अंदर का मटेरियल भी चेंज हो रहा है तो भी नया क्रॉस सेक्शन डिफाइन होगा, और वो सिर्फ उन बीम्स को या कॉलम्स को असाइन होगा जिनका वो वाला मटेरियल है। ठीक है, सो इसी तरह अगर आपने स्टील प्रोवाइड करनी है सेक्शन प्रॉपर्टी के अंदर, तो अगर एक ही क्रॉस सेक्शन साइज में 2-3 तरह की स्टील की अमाउंट डली हुई हैं, तो आपको 2-3 क्रॉस सेक्शन डिफाइन करने पड़ेंगे। ये बात समझ आई आपको? मैं रिपीट करता हूँ कि देखें, जब आप क्रॉस सेक्शन डिफाइन करते हैं यहाँ सेक्शन प्रॉपर्टीज़ में, फ्रेम सेक्शंस में, कोई भी एक आपने नया सेक्शन ऐड न्यू प्रॉपर्टी कर लिया, रेक्टेंगुलर कर लिया। अब आपके रियल बिल्डिंग में 36/24 के हो सकता है कि 50 कॉलम हो, ठीक है, और उन 50 में से 20 का एक मटेरियल FC प्राइम है या स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है, 20 की कुछ और है और बाकी 10 की लेट से कुछ और है। तो आपको असल में 3 क्रॉस सेक्शन डिफाइन करने चाहिए, तीनों का मटेरियल तब्दील करेंगे। ठीक है, और इसी तरह अगर आपकी अमाउंट ऑफ रीबार तब्दील हो रही है एक ही क्रॉस सेक्शन में, तो देखें यहाँ पर आपने रीबार भी प्रोवाइड करनी है, वो रीबार भी जितनी दफ़ा तब्दील होगी उतने क्रॉस सेक्शन यहाँ डिफाइन करने होंगे। फिर अपने अपने जिनकी जो रीबार है उसको आप ड्रॉ करेंगे बाय सेलेक्टिंग दैट क्रॉस सेक्शन। उस सूरत में आप आई थिंक जो सबसे कंजर्वेटिव अप्रोच है वो यूज़ करें, यानी सबसे ज़्यादा स्पेसिंग वाली जो शेयर रीइंफोर्समेंट है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व आप एंटर करें। यानी ये मुमकिन नहीं है कि एक ही बीम के लेंथ के अलोंग अगर 3 डिफरेंट स्पेसिंग ट्राई हुई हुई हैं तो आप 3 डिफरेंट कन्फाइंड मॉडल आपने कंक्रीट को दें, ये प्रैक्टिकल नहीं होगा। सो आप ये करें कि कंजर्वेटिव अप्रोच यूज़ कर लें। कंजर्वेटिव का ये मतलब है कि कम कन्फाइनमेंट इस्तेमाल कर लें कंप्यूटर मॉडल में। अगर कम कन्फाइनमेंट यूज़ करेंगे तो विच मीन्स आप सेफ साइड पे रहेंगे। ठीक है, ये आप मटेरियल मॉडल में करेंगे, लेकिन सेक्शन डिज़ाइनर में वो मटेरियल सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, ज़्यादा FC प्राइम यूज़ कर लेना जो है वो कंजर्वेटिव है, या कम FC प्राइम यूज़ करना कम कंजर्वेटिव है? कम यूज़ करना कंजर्वेटिव है। आप मॉडल को ये बताएं कि FC प्राइम मतलब कम है, असल में अगर ज़्यादा है तो ये फ़ायदेमंद चीज़ है ना। लेकिन हम जब एनालिसिस रन करेंगे तो वो फेलियर नहीं शो करते। एनालिसिस में तो FC प्राइम का कोई रोल नहीं है। ठीक है, ये तो थ्रू आउट मतलब मैं बताता आ रहा हूँ पहले लेक्चर से, FC प्राइम FY का कोई रोल है एनालिसिस के रिजल्ट में? कोई रोल नहीं है। इलास्टिक मॉडुलस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, लेंथ, इन चीज़ों का रोल है, पॉइजन्स रेशो। ठीक है, FC प्राइम का रोल डिज़ाइन में है। तो डिज़ाइन में अगर कम FC प्राइम आपने प्रोवाइड कर दिया है, ठीक है, तो वो क्या है, उसका नतीजा क्या निकलेगा कि क्रॉस सेक्शन साइज या अमाउंट ऑफ स्टील ज़्यादा हो जाएगी, तो आप कंजर्वेटिव होंगे। ठीक है, सो जब भी आपको ऐसा डिसीजन करना पड़े जिसमें आप कैपेसिटी आपने खुद प्रोवाइड करनी हो, तो कम वाली साइड पे रह के प्रोवाइड करें। ठीक है, सो अब एक लास्ट चीज़ देख लेते हैं सेक्शन डिज़ाइनर में कि वो फेलियर क्राइटेरिया वाला जो क्वेश्चन था, वो प्रोग्राम क्या हमें ये बताता है कि वो जब PM इंटरेक्शन सरफेस बनाता है तो किस चीज़ को फेलियर डिक्लेयर करता है। ठीक है, सेक्शन प्रॉपर्टीज़ में मैं जा रहा हूँ और उसी तरह अब मैं किसी एक पहले से बनाए गए क्रॉस सेक्शन को ना कॉपी टू सेक्शन डिज़ाइनर कर देता हूँ और फिर सेक्शन डिज़ाइनर पे क्लिक करता हूँ, तो ये एक पहले से डिफ़ाइन हुआ हुआ क्रॉस सेक्शन है। ठीक है, इसमें अब वो भी दिया हुआ है, सब कुछ प्रोवाइड हुआ है, रीबार्स भी हैं और बाकी चीज़ें भी हैं। अब इसमें देखें स्टरअप भी डली हुई हैं। अब इसमें चेक कीजिएगा कहीं पे स्टरअप की फ़ीचर है या नहीं, मुझे तो नहीं मिली, बट आई थिंक के स्टरअप का इफ़ेक्ट ये ऑटोमेटिकली अकाउंट नहीं करता। सो अब ये मैंने इंट्रोड्यूस करवा दी है, आगे अब आप इसमें फिर ख़ुद देखें कि इसमें क्या क्या चीज़ें ड्रॉ हो सकती हैं, क्या नहीं हो सकती।
इसमें सेटिंग्स में जाके देख लेते हैं कि फेलियर क्राइटेरिया कहीं पे ये डिफाइन करता है या नहीं। सो अब इसमें देखें कि आप क्या चीज़ें चेंज कर सकते हैं। वो एंगल जो मैं कह रहा था 15 डिग्री ले रहा है ये हर स्लाइस का, ठीक है। इसी तरह गाइडलाइंस की स्पेसिंग, ये तो आपकी ये गाइडलाइंस हैं जो करंट ड्राइंग कंस्ट्रेंट एंगल ये 45 है। बाकी ये कलर्स हैं, डिस्क्रिटाइजेशन एंगल इंक्रीमेंट, सेटिंग्स में ये फीचर नहीं है, नहीं ये यहाँ पे इसको क्लियरली लिखा होना चाहिए कि किस चीज़ को ये फेलियर मानता है। जब एप्सिलॉन C 0.003 हो जाता है तो उसको फेलियर मानता है। आप इसको चेंज कर सकते थे पिछले वर्जन में, और यहाँ पर भी होनी चाहिए ये फीचर, बट आई थिंक ACI 318-14 में जो फिक्स फेलियर क्राइटेरिया है वही अभी यूज़ हो रहा होगा। ये अच्छा सवाल है, मैं पहली दफ़ा नहीं समझ सका था, बट वाकई आपने राइटली आइडेंटिफाई किया। दोनों चीज़ें मुमकिन हैं, यानी अभी हम देखें जब सेक्शन डिज़ाइनर की बात कर रहे हैं तो अभी एनालिसिस रन नहीं हुआ हुआ और हमें क्रॉस सेक्शन लेवल की कैपेसिटी मिल गई है। अब रन करने के बाद हमने देखना है कि ये इसके साथ मैच हो रही है या नहीं हो रही। जब कैपेसिटी कैलकुलेट की तो एक ट्रायल रीइंफोर्समेंट और वो सब चीज़ें हमने प्रोवाइड की हैं, ठीक है। सो अब अगली चीज़ बाय द वे मैं यही एग्जैक्टली बताने लगा था कि प्रोग्राम में ये फीचर है एग्जैक्टली कि आप गिवन ट्रायल स्टील को चेक करना चाह रहे हैं, या आप ये प्रोग्राम को ये इख्तियार दे रहे हैं कि वो स्टील को जो आपने प्रोवाइड किया उसको डिस्कार्ड करे और ख़ुद से अपनी अमाउंट ऑफ स्टील प्रोवाइड करे। बीम्स के केस में ये फीचर जो है वो प्रोग्राम नहीं प्रोवाइड करता, बट कॉलम के केस में ये करता है। सो एग्जैक्टली मैं प्रेफरेंसेस में जाने के बाद यही दिखाना चाह रहा था। डिज़ाइन की डिस्कशन स्टार्ट ही मैं यहाँ से करना चाह रहा हूँ कि जब आप डिफ़ाइन और सेक्शन प्रॉपर्टीज़ में फ्रेम सेक्शन में जाते हैं और लेट से मैंने कोई एक नया सेक्शन डिफ़ाइन कर लिया कंक्रीट रेक्टेंगुलर, और उसके कोई डायमेंशंस मैंने डाल दिए, कोई अमाउंट ऑफ स्टील भी मैंने डाल दी है जो पहले से डली हुई है, लेट से यही मेरी फाइनल ट्रायल स्टील है, ठीक है। इसमें शेयर स्टील भी है, इसमें लॉन्गिट्यूडनल स्टील भी है। अब यहाँ देखें, यहाँ पर आपने डिज़ाइन टाइप बतानी है कि ये क्रॉस सेक्शन एज अ कॉलम डिज़ाइन किया जाए या एज अ बीम डिज़ाइन किया जाए। और फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपके क्वेश्चन से रिलेटेड है वो ये है चेक या डिज़ाइन, कि क्या रीइंफोर्समेंट को डिज़ाइन किया जाए या चेक किया जाए। अगर इस चेक पे ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो प्रोग्राम का अभी के पास ये इख्तियार नहीं है कि वो इस रीइंफोर्समेंट को चेंज करे। जब डिज़ाइन रन किया जाएगा तो प्रोग्राम सिर्फ ये बताएगा कि ये जो पहले रीइंफोर्समेंट डाली गई है ये ओके है या ओके नहीं है, ठीक है। ये DC रेशो रिपोर्ट कर देगा। अगर वो 1 से ज़्यादा आ रहा है तो वो ओके नहीं है, 1 से कम आ रहा है और तो ओके है, और फिर देख लेंगे कि कितना कम आ रहा है। अगर रीइंफोर्समेंट को भी डिज़ाइन करेंगे तो प्रोग्राम फिर अमाउंट ऑफ स्टील भी चेंज कर देगा और वो स्टील कैलकुलेट कर लेगा जो जस्ट इनफ होगी, ठीक है। फिर आपके पास ये इख्तियार नहीं होगा कि आप कैपेसिटी और डिमांड को खुद कंपेयर करें, प्रोग्राम खुद कंपेयर करेगा। असल में एनालिसिस तो पहले लाजमी करना पड़ेगा डिमांड कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। डिज़ाइन रन करने का ये मतलब है कि प्रोग्राम से आप खुद कैपेसिटीज़ कैलकुलेट करवा रहे हैं और डिमांड के इक्वेट करवा रहे हैं, ठीक है। सो एनालिसिस जब रन करेंगे तो प्रोग्राम को नहीं गर्ज इससे कि कितनी स्टील दी गई है, ठीक है। प्रोग्राम सिर्फ अप्लाइड लोडिंग को डिज़ाइन मोमेंट्स में कन्वर्ट कर देगा आपके स्ट्रक्चर की ज्योमेट्री को इस्तेमाल करते हुए। वो डिज़ाइन मोमेंट्स MN के इक्वेट करने का मतलब है डिज़ाइन रन करना, ठीक है। सो पहले एनालिसिस रन होगा। जाहिर है कि अब ये चेक और डिज़ाइन का जो फीचर है या बीम और कॉलम का जो फीचर है ये एनालिसिस के रिजल्ट्स पे असर नहीं डालेगा, ठीक है। सो अगर मैं रिपीट करता हूँ कि बीम के केस में तो ये फीचर अवेलेबल नहीं है। अगर मैं इसको बीम डिक्लेयर करता हूँ ना, फिर तो मैं डायरेक्टली वो चेक और डिज़ाइन का ऑप्शन प्रोग्राम नहीं दे रहा। अगर मैं इसको कॉलम पे क्लिक करता हूँ तो वो ऑप्शन दे रहा है, ठीक है। सो अब यहाँ पर ये ज़हन में रख लें कि दोनों काम आप प्रोग्राम से करवा सकते हैं। आप खुद से एक ट्रायल स्टील दे के प्रोग्राम से कह सकते हैं कि इसको चेक कर दो, और आप प्रोग्राम से ये भी कह सकते हैं कि इस स्टील को डिस्कार्ड करो और जो वाकई स्टील इक्वेट हो रही है डिमांड और कैपेसिटी के वो स्टील रिजल्ट्स में रिपोर्ट करो,
ठीक है। सो ये वो फीचर है जो आप कह रहे हैं कि जब आपने किसी क्रॉस सेक्शन को कॉलम डिक्लेयर कर दिया तो बाद में आप उसको बीम की जगह नहीं लगा सकते, वरना वो सब उसका डिज़ाइन फिर दुरुस्त नहीं होगा। अच्छा, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ कि एनालिसिस में प्रोग्राम को नहीं पता ये बीम है या कॉलम है। एनालिसिस में प्रोग्राम उसको एक जनरल फ्रेम एलिमेंट मान रहा है, जो आप स्ट्रक्चरल एनालिसिस के कोर्सेज में फ्रेम एलिमेंट पढ़ते हैं, क्योंकि FEM पे चल रहा है एनालिसिस। डिज़ाइन में ये डिस्कशन है कि अब ये एज अ बीम डिज़ाइन होगा या एज अ कॉलम डिज़ाइन होगा, ठीक है। सो ये अब आपने खुद डिसीजन लेना है यहाँ पे। ये असल में रीइंफोर्समेंट डेटा के अंदर खुली हुई है। जब मैं क्रॉस सेक्शन जो है वो डिफ़ाइन करता हूँ, देखें ये क्रॉस सेक्शन मैंने डिफ़ाइन फ्रेम सेक्शन में चला गया, उसके बाद मैंने ऐड न्यू प्रॉपर्टी किया, एक लेट्स से रेक्टेंगुलर सेक्शन लिया, और उसमें ये जो मॉडिफाई शो री बार है, री बार के खाने में मैं डिक्लेयर करूँगा कि ये कॉलम है या बीम है, इसका डिज़ाइन एज अ कॉलम होगा या एज अ बीम होगा। जब एज अ बीम होगा तो वहाँ पे भी बाय द वे आप स्टील दे सकते हैं, लेकिन वो ओवरराइट के तौर पे दे सकते हैं, यानी जो स्टील यहाँ पे दे देंगे यही फिर इसका फिक्स स्टील हो जाएगा। जी बिल्कुल, स्टिफनेस मॉडिफायर का इफेक्ट होगा, बिकॉज आपकी IG जो ग्रॉस मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो मॉडिफाई हो रहा होगा इन मॉडिफायर से, ठीक है। सो डिफरेंट बिल्डिंग कोड्स यहाँ पर इस खाने में आपको गाइड करते हैं कि कौन सा मॉडिफायर इस्तेमाल होगा किस डिग्री ऑफ फ्रीडम में। तो अगर आप देखें तो ये 6 के 6 यूँ समझ लें क्रॉस सेक्शनल स्टिफनेस के पैरामीटर्स हैं, 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम के कॉरिस्पॉन्डिंग। क्रॉस सेक्शनल एरिया जो नॉर्मल टू दी एरिया होता है डायरेक्शन में, और शेयर एरिया 2 और 3 में, टॉर्शनल कांस्टेंट यानी टॉर्शनल मोमेंट की डिग्री ऑफ फ्रीडम में, और बाकी 2 बेंडिंग की डिग्रीज ऑफ फ्रीडम में या मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सो कॉलम के केस में आप इन 2 नंबर्स को मॉडिफाई करेंगे, 0.7 का मॉडिफायर है। बीम के केस में चूंकि एक ही प्राइमरी बेंडिंग एक्सिस होता है एक्सिस 3, तो इसमें इस नंबर को जो अभी सेलेक्टेड है इसको 0.35 रिकमेंडेड वैल्यूज़ है। तो ये क्रैक्ड स्टिफनेस मॉडिफायर कहलाते हैं, जो क्रॉस सेक्शन में क्रैकिंग की वजह से, जो कि इनएविटेबल है, उसकी वजह से जो ग्रॉस प्रॉपर्टी के मोमेंट ऑफ इनर्शिया में कमी होती है उसको अकाउंट करता है। तो क्रैक्ड स्टिफनेस मॉडिफायर आपने यहाँ पे प्रोवाइड करने हैं। जी हाँ बिल्कुल, असल में ये इनडायरेक्टली यूज़ हो जाएंगे, बिकॉज जब एनालिसिस को मॉडिफाई कर दिया इन्होंने तो वो जाहिर है कि डिज़ाइन को भी मॉडिफाई हो गया, आपका MU चेंज हो गया तो वो डिज़ाइन भी तब्दील हो गया। असल में आपका स्पेसिफिक क्वेश्चन नॉन लीनियर एनालिसिस के बारे में है, जो अभी क्लास में कभी डिस्कस नहीं हुआ बाय द वे। उसमें वहाँ पर प्रोग्राम आपसे पूछता है कि जो री बार इस्तेमाल करनी है नॉन लीनियर एनालिसिस में वो कहाँ से आए, क्या वो जो आपने सेक्शन के पीछे पहले से ही डाल रखी है वो आ जाए, या डिज़ाइन रन करने के बाद फाइनल रीइंफोर्समेंट इस्तेमाल हो। तो वहाँ प्रोग्राम ये आपसे पूछता है, खुद प्लास्टिक हिंजेस की प्रॉपर्टीज़ डिफ़ाइन करते हुए प्रोग्राम आपसे पूछता है कि जो इसमें रो की वैल्यू आ रही है वो कहाँ से आए।